सो गाइज वेलकम बैक, दिस साइड और विजय है और आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है पाठशाला के चैनल पे। रिबल एंड राज का चैप्टर है ये, और इस चैप्टर के रिगार्डिंग में हमने वीडियो के पहले पार्ट अपलोड किए हुए एंड नाउ दिस इज द सेकंड लास्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। और हम जो भी कुछ पढ़ा रहे हैं आप सभी लोगों को वो हम अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर ज़रूर शेयर करते हैं। तो अगर आपको इसके रिगार्डिंग में नोट्स चाहिए, PDF फाइल चाहिए, या जो भी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, वो आपको सारी की सारी हम लोग क्या कहते हैं आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड करवा देते हैं। अदरवाइज़ आपके पास टेलीग्राम या फेसबुक पेज है या आप ट्विटर चलाते हैं तो आप हमारे साथ इन चीज़ों पे भी जुड़ सकते हैं, ठीक है ना। तो भाई बाकी चैप्टर को हमने जहाँ से छोड़ा था, जो चैप्टर हमने छोड़ा था लास्ट, अगर आपको याद हो तो हमने यही बताने की कोशिश करी थी कि किस तरीके से वाजिद अली शाह को उनकी गद्दी से, उनकी पोस्ट से हटा दिया गया था और अवध के इलाके को कैप्चर कर लिया गया था। तो लास्ट में मैंने आप सभी लोगों से टाइमलाइन पूछी थी, ठीक है ना। ये मेरा क्या कहते हैं इस वीडियो के पार्ट में मैंने आपसे पूछा था कि वो कौन सा ईयर था जिस टाइम पीरियड पे क्या कहते हैं अवध को कैप्चर कर लिया गया था, ठीक है ना। तो बाकी आप सभी लोगों को सहायक संधि, सब्सिडी अलायंस, डॉकिंग ऑफ लैप्स, इन सब के बारे में पता होगा। आई होप, मैं आशा कर रहा हूँ कि आपने वीडियो के पहले पार्ट देखे होंगे। अब मैं आगे बताने ये जा रहा हूँ कि इस वीडियो के पार्ट के अंदर कि किस तरीके से जो अंग्रेज थे ना, उन्होंने अवध के नवाब को कैप्चर करने के बाद उनके ऊपर, उनके अंडर में जो डिपेंडेंट लोग हुआ करते थे, चाहे ताल्लुकदार हो, चाहे किसान हो और चाहे सिपाही हो, उन सबके साथ किस तरीके से डिस्क्रिमिनेशन करने ये लोग लग गए थे। और साथ में जो सिपाही थे असल में वो क्या चाह रहे थे, ताल्लुकदार क्या चाह रहे थे, यानी कि ऑल ओवर सारे रिबेलियंस चाहते क्या थे, वो अंग्रेजों को समझ में धीरे धीरे आना चालू हो गया था। लेट्स टॉक अबाउट दिस। अगर आपको पता हो तो भाई हमें पता है वाजिद अली शाह को अवध के इलाके के अंदर से कैप्चर करके उनको वहां से निकाल दिया गया और क्या कहते हैं कोलकाता के आसपास के इलाकों में क्या कहते हैं भेज दिया गया, क्योंकि यहाँ पे उन्हें बोला गया था कि वो पॉपुलर नहीं है, वो शासन को चला नहीं सकते। अब यहाँ पे ना अगर आप देखें तो चेन ऑफ ग्रीवियंस कहने का मतलब है एक तरीके का एक दूसरे से संबंध होना। अवध, पूरे अवध का नवाब था, 68,000 किलोमीटर का कुछ इलाका इसमें आता था, और यहाँ पे जो अवध के नवाब, जो प्रिंस थे, उनका रिलेशन ताल्लुकदारों से था, किसानों से था, इवन सिपाहियों से था। तो इस तरीके से अगर आपने देखा हो वीडियो का पहला पार्ट, याद करिए मैंने बताया था कि किस तरीके से अंग्रेजों ने बंगाल के अंदर घुसने के बाद सिस्टम चलाया था, और ऐसा सिस्टम बनाया था कि ताल्लुकदार हो या जोतदार हो, उनका टैक्स का हिस्सा कंपनी को मिला करता था। ये बात थी बंगाल की। अब अवध को भी कैप्चर कर लिया गया। अवध को कैप्चर करने के बाद राजा का शासन चल रहा था, यानी कि अवध के राजा का शासन चल रहा था, लेकिन वो हट गया। उसके हटने के बाद अब जो भी ताल्लुकदार होंगे, तुल्लकदार होंगे, ताल्लुकदार बोलते हैं इन लोगों को, ताल्लुकदार मतलब ये एक इकाई, एक जमीन के हिस्से के मालिक माने जाते थे। ये जो भी ताल्लुकदार होते थे वो जमीन का लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करके राजा को दिया करते थे, यानी कि वो अवध के राजा के अंडर में रहने वाले लोग हुआ करते थे। और जो ताल्लुकदार हुआ करते थे उनके पास पावर भी होती थी, जैसे उनके पास सिपाही होते थे, मिनिमम 200 पैदल सिपाही तो हर किसी ताल्लुकदारों के पास हुआ करते थे। बस वो अवध के नवाब के अंडर में हुआ करते थे, इसलिए उनको फालतू नहीं बोला जाता था। लेकिन हुआ क्या, हुआ ये कि जब वाजिद अली शाह को अवध के नवाब को निकाल दिया गया, जब निकाल के बाहर फेंक दिया गया, तो उसके बाद अंग्रेजों को समझ में आया, सिपाहियों को समझ में आया। सिपाहियों ने तो रिवॉल्ट कर दिया था 18 की क्रांति के अंदर, लेकिन अंग्रेजों ने किस तरीके से वहां के ताल्लुकदारों के ऊपर भी चूड़ी कसने ये लोग लग गए, तो वो भी पूरा हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो जैसे ही एनेक्सेशन हुआ तो ताल्लुकदार जो थे वो पूरी तरीके से डिस्प्लेसमेंट भी कर दिए गए। मतलब अवध के राजा को तो हटा ही दिया, लेकिन साथ में ताल्लुकदारों को भी हटाया गया। इवन कंट्री साइड के अंदर उनके, मतलब जो शहरी इलाके हुआ करते थे अवध के अंदर ही, इन सभी ताल्लुकदारों के, इनकी जितनी भी जमीनें हुआ करती थी ना, जो अवध के अंडर में रहते थे, ये सारे के सारे लोगों की जमीनें, फोर्ट और साथ में इनके किले, सारे के सारे ध्वस्त कर दिए गए। किसके द्वारा? ऑफ कोर्स अंग्रेजों के द्वारा। अंग्रेजों के द्वारा ये सारे के सारे इलाके, सारे के सारे ताल्लुकदारों के किले, इन सबको हटा दिया गया। और उसके बाद ताल्लुकदार जिस समय क्या कहते हैं अवध के राजा हुआ करते थे, उस टाइम पे ये लोग बहुत सारी चीज़ों का एंजॉयमेंट किया करते थे। जैसे एग्जांपल के लिए, जब अंग्रेज लोग नहीं थे तो अवध के अंदर अवध का राजा कहता था कि आपको ज़मीनों का टैक्स इकट्ठा करके मुझे देना है, बाकी आप जो भी एक छोटी सी ऑटोनॉमी होती थी किसी भी इलाके की, वो ऑटोनॉमी आप झेल सकते थे, मतलब झेलना जैसे एंजॉय कर सकते थे। जैसे एंजॉय करने का मतलब था कि ताल्लुकदारों के पास अपनी खुद की आर्मी हुआ करती थी, उनके खुद के किले हुआ करते थे, राजा के अंडर में होते हैं लेकिन ये पावर एंजॉय करते थे। दूसरा, बड़े बड़े ताल्लुकदारों के पास तो 12,000 सैनिक टुकड़ियां हुआ करती थी, लेकिन छोटे छोटे ताल्लुकदारों के पास कम से कम 200 पैदल सैनिक तो होते ही थे। तो सोचिए
ये एंजॉय क्यों नहीं करेंगे? पुरानी फिल्मों में अगर आप देखेंगे तो जो ताल्लुकदार हुआ करते थे वो अगर किसान लोग ताल्लुकदारों को पैसे नहीं दिया करते थे तो वो अपने खुद के योद्धाओं को, अपने खुद के एक खास बंदों को गांव के हिस्से में बेचते थे और वो कहते ठाकुर का हुक्म है कि इसने टैक्स नहीं दिया ठाकुर को, इसलिए इसको हवेली में बुलाया गया। तो उस टाइम पे ताल्लुकदारों की एक तरीके का मैं कह सकता हूँ पकड़ बहुत अच्छी हुआ करती थी समाज के अंदर। राजा से डायरेक्टली तो ये कुछ नहीं बोल सकते, पर ताल्लुकदारों के पास वीकर सेक्शन को एक्सप्लोटेशन करने का और दबाने का किसानों को, वो कहीं ना कहीं ताल्लुकदार एक बीच की कड़ी हो सकती थी राजा के बीच में और किसानों के बीच का एक कड़ी जिसे हम ताल्लुकदार बोलते हैं। अब ताल्लुकदारों के बारे में हमने चैप्टर 8 के अंदर ही बहुत कुछ पढ़ा, ताल्लुकदारों के बारे में हमने चैप्टर 9 के अंदर ही बहुत कुछ पढ़ा, है ना। और इस तरीके से समाज शुरुआती समय में चलता था। लेकिन जब वाजिद अली शाह को हटा दिया गया, तो इन ताल्लुकदारों की लाइफ में प्रॉब्लम आ गई। अब इन ताल्लुकदारों की लाइफ में प्रॉब्लम आ गई तो अंग्रेजों ने इनको भी हटाने का एक तरीका अपनाना चालू कर दिया। जैसे एग्जांपल के लिए उन्होंने क्या करा, सबसे पहले एनेक्सेशन के टाइम पीरियड पे सबसे पहले इन लोगों ने क्या करा, भाई इसको हटाया तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने ये कहा अवध के लोगों के साथ कि अब तुम लोग हमारे अंडर में हो। इवन इनसे ये कहने लग गए कि तुम लोग किसानों को कहीं ना कहीं एक्सप्लोटेड करते थे। और ये हमने 8 चैप्टर के अंदर बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा था कि किस तरीके से ये लोग भी धांधलेबाजी, फेरबदल और कितना कुछ बदलाव किया करते थे। और ईस्ट इंडिया कंपनी समझने लग गई थी कि जो ताल्लुकदार हुआ करते थे ना, ये कहीं ना कहीं अपनी सत्ता का, अपनी पावर का इस्तेमाल करते थे जब राजा हुआ करता था। अब क्योंकि राजा तो रहा नहीं, इसलिए अंग्रेजों ने सबसे पहले तो इनके फोर्ट्स को डिस्ट्रॉय कर दिया। दूसरा, इनके जो इनके प्रिविलेज थे ना, वो पूरी तरीके से खत्म कर दिए। एग्जाम्पल के लिए आर्मी रखना इनके पास पावर था, इनके पास क्या कहते हैं पुलिस जो थी इनसे डरती थी, और वो भी क्या कहते हैं ये भी उनकी पावर इन लोगों ने हटा दी। तो ये सारी चीजें अंग्रेज समझने लग गए थे। देन फाइनली हुआ क्या, हुआ ये कि जिस तरीके से इन लोगों ने बंगाल के अंदर और मद्रास के अंदर और मुंबई के अंदर समय समय पे ये रैयतवाड़ी सेटलमेंट, महार वाली सेटलमेंट, परमानेंट सेटलमेंट लेके आए थे, सेम ऐसा ही सेटलमेंट वो उन सभी ताल्लुकदारों के लिए लेके आए जैसा उन्होंने बंगाल के अंदर और मुंबई प्रांत के अंदर किया था। वो कौन सेटलमेंट था? वो था समरी सेटलमेंट, ठीक है ना। समरी सेटलमेंट को हिंदी में बोलते एक मुश्त बंदोबस्त, हिंदी में एक मुश्त बंदोबस्त कहा जाता है। इस बंदोबस्त को 1856 में शुरू करा गया। अब ताल्लुकदारों को क्या कहते हैं, इस पॉलिसी के तहत ये बोला गया कि जो जमीनें तुम लोगों ने कब्जाई है, मतलब राजा के टाइम पीरियड पे, वो एक तो अवैध थी, इसका कोई प्रूफ नहीं है कि ये जमीनें सारी की सारी तुम्हारी है। दूसरा, जिन जमीनों के अंडर में तुम किसानों को जमीनों को लैंड लीज पे दे दिया करते थे, या जिन किसानों से तुम लोगों को टैक्स वसूलना होता था जो राजा नहीं वसूलता था, वो तुम गलत किया करते थे और तुम लोग क्या कहते हैं किसानों का, छोटे किसानों का तुम लोग शोषण किया करते थे। अंग्रेजों के पास पहले से इस चीज का एक्सपीरियंस था क्योंकि उन्होंने बंगाल के अंदर ये सारी चीजें समझ ली थी, और सेम चीजें इन्होंने अवध के अंदर ताल्लुकदारों से और किसानों के ऊपर एक्सप्लॉयटेशन ये लोग करने लगे। कौन? अंग्रेज लोग। अंग्रेजों ने बहाना क्या दिया? अंग्रेजों ने बहाना दिया कि ताल्लुकदार जो है वो तो जमीन के सच्चे ऑनर नहीं है, वो तो जबरदस्ती फोर्सफुली इन लोगों ने क्या करा, इन लोगों ने फोर्सफुली, देखो लिखा हुआ है, इट इज द बेस्ड ऑन द आइडिया दैट ताल्लुकदार हैज अक्वायर्ड द लैंड बाय फोर्स एंड द फ्रॉड एंड दीज हैज नो परमानेंट राइट्स ओवर द लैंड। तो इस वजह से समरी सेटलमेंट की वजह से सारी की सारी जमीनों के मालिक जो होंगे वो अंग्रेज हो जाएंगे। इस तरीके से अंग्रेजों ने ताल्लुकदारों की जमीनों को बहुत मतलब कम कर दिया। ऐसे कहते हैं कि पूरे अवध के अंदर 60% जमीनें ताल्लुकदारों की हुआ करती थी। लेकिन जब ये एकमुश्त बंदोबस्त आया, समरी सेटलमेंट आया, तो इस सेटलमेंट के तहत 30% जमीनें ही तो ताल्लुकदारों की रही थी। और ताल्लुकदारों से ये भी कहा जाता था, जिनकी जमीनें हैं उनसे ये कहा जाता था कि अगर आप लोगों ने हमें टैक्स नहीं दिया, जमीनों को टैक्स नहीं दिया, तो आपकी जमीनों को भी नीलाम कर दिया जाएगा। और ये नीलामी वाला सिस्टम हम पहले पढ़ चुके हैं। ये पहले हमने बंगाल के अंदर देखा था कि राजा बर्दवान का कैसे महल बेच दिया गया था, उसके बारे में हमने पहले से स्टडी करी हुई है। अगर आपने वो पहले के लेक्चर नहीं देखे हैं तो भाई जरूर देखिएगा, और देखें तो मुझे जरूर बताइएगा कि हाँ भाई आप लोग मेरे परमानेंट वो है वॉचर्स जो देखते रहते हैं पूरी तरीके से, सही तरीके से सारी वीडियोस को। अब यहाँ पे हुआ क्या? हुआ ये कि जब एनेक्सेशन ऑफ अवध हुआ तो सारे किले विले डिस्ट्रॉय कर दिए गए। ये बोला गया कि ये जमीनें आपने फोर्सफुली और फ्रॉड के तहत ली है ना। अंग्रेज लोग कह रहे थे कि हम ये सारी की सारी जमीनें क्या कहते हैं या तो किसानों को वापस देंगे, और या तो ऐसा करेंगे कि किसानों के ऊपर जो तुम शोषण कर रहे हो उस शोषण को कम किया जाएगा। किसने कहा? अंग्रेजों ने कहा। अंग्रेजों ने क्यों कहा? क्योंकि उनको लगता था कि इससे वो क्या कहते हैं जो रेवेन्यू होता है ना, रेवेन्यू रिटर्न स्टेट का, वो बढ़ा देंगे। बिल्कुल सही, ऐसा होता था। पर ताल्लुकदारों को हटाने के बाद ऐसा हुआ ही नहीं। ताल्लुकदारों को हटाया गया और ये कहा गया कि किसानों के ऊपर डायरेक्टली टैक्स को इम्पोज कर दिया जाएगा।
अब यहाँ पे बेचारों की जिंदगी के अंदर, किसानों की जिंदगी में भी एक नेगेटिव इफेक्ट देखने को मिला। क्या देखने को मिला? मान लीजिए कि एक ताल्लुकदार है जो राजा को टैक्स तो पहुंचाएगा लेकिन किसानों से टैक्स को इकट्ठा करेगा। अब मान लीजिए कि कोई ताल्लुकदार अच्छे भी होते थे, जैसे कि हमने सूर्यवंशम मूवी के अंदर देखा है, अमिताभ बच्चन जी, वो बहुत मतलब समझदार थे, वो वेलफेयर के लिए काम करते थे। किसानों को अगर किसी बीमारी में या किसी त्यौहार में, तीज त्यौहार में अगर पैसों की जरूरत भी पड़ती थी तो वो ताल्लुकदारों से मांग लिया करते थे। अब यहाँ किसानों की लाइफ के अंदर क्या हुआ, ताल्लुकदारों को तो हटा दिया गया, डायरेक्टली टैक्स किससे लिया गया? किसानों से टैक्स लिया गया। जैसे हमने क्या बोला था, जैसे हमने बोला था रैयतवाड़ी सेटलमेंट बंगाल के अंदर, यहाँ पे किसानों के साथ करा गया, कहाँ पे? अवध के अंदर। अब यहाँ पे हुआ यह कि किसान लोग टैक्स भरने पे ही लगे रहे और यहाँ पे प्रॉब्लम जाके ये बनी कि अगर वो लोग टैक्स भरने पे ही लगे रहे देन फाइनली हुआ ये कि किसान लोगों के ऊपर में टैक्स इम्पोज ज़्यादा होने लग गया और ज़रूरत पड़ने पे जब जो लोग ये ताल्लुकदारों से पैसे ले लिया करते थे वो अंग्रेजों से नहीं ले सकते थे। तो इस तरीके से अंग्रेज लोगों ने ताल्लुकदारों की लाइफ में और किसानों की लाइफ में, दोनों की लाइफ के अंदर दिक्कत क्रिएट कर दी। समझ रहे? क्रॉप फेलियर होगा तो भी किसान को पैसा देना पड़ेगा, अंग्रेजों को उससे मतलब नहीं है क्योंकि वो लैंड रेवेन्यू को इंक्रीज करना चाहते थे और सेम मकसद इन्होंने बंगाल के अंदर किया था और सेम मकसद ये अवध के अंदर करना चाहते थे। लेकिन हुआ क्या, इन सभी दिक्कतों की वजह से, इन सभी दिक्कतों की वजह से जब 18 साल की क्रांति हुई थी, जब बैटल रिवॉल्ट हुआ था, तो उसके बाद हुआ ये कि ब्रिटिशर्स की हालत खराब हो गई और इन सभी ताल्लुकदारों ने अवध के राजा वाजिद अली शाह को बहुत इंपॉर्टेंट मानते थे। और यहाँ पे एक स्टेटमेंट है एक ताल्लुकदार की जो रायबरेली, यूपी साइड से बच्चे हैं रायबरेली, और रायबरेली के एक क्या कहते हैं, मैं कह सकता हूँ किंग थे जिन्हें हम हनुमंत सिंह बोलते हैं, ठीक है ना, राजा थे, सॉरी मतलब राजा थे वहाँ के रायबरेली के आसपास के प्रांत के। उन्होंने बताया था कि किस तरीके से 1857 की क्रांति जब हुई थी तो अवध के कुछ सिपाही, अंग्रेजी सिपाही उस हनुमंत सिंह के घर में जाके बस गए थे और उन्होंने कहा था सरकार आपके ही जो लोग थे ना, अंग्रेजी लोग, उन लोगों ने हमारी ज़मीन से हम लोगों को ही निकाल दिया था और आज की डेट है कि हम आपको शरण दे रहे हैं, आपको बचा रहे हैं। और हनुमंत सिंह ने बताया था कि अब हम आपके पूरे के पूरे अंग्रेजों को भारत से निकाल देंगे। तो ये पूरा स्टेटमेंट ये कहने का मतलब वो ताल्लुकदार जो थे भरे बैठे हुए थे, अंग्रेजों से बहुत ज़्यादा मैं कह सकता हूँ कि वो बहुत ही नाखुश थे, अनहैप्पी थे कि ऐसा अंग्रेजों ने ताल्लुकदारों के साथ और किसानों के साथ किया। इसलिए जब 18 जनवरी की क्रांति हुई थी तो उन्होंने क्या करा, सभी ताल्लुकदारों ने, वाजिद अली शाह के खास हुआ करते थे, जब वाजिद अली शाह को निकाल दिया गया अवध से तो आपको पता है कि फिर उनके बेटे ने, ब्रजेश खादर ने, लखनऊ के अंदर अपने आप को गवर्नर बोल दिया था और बेगम हजरत महल जो थी वो इनकी वाइफ थी और ये सारे के सारे ताल्लुकदार क्या हुए, इनके अंडर में चले गए। उन्होंने कहा हम आपके साथ रिवॉल्ट में कंधे से कंधा मिला के चलेंगे। इसीलिए आप देख सकते हो लखनऊ के अंदर जब ब्रिटिशर्स फाइट कर रहे थे तो सारे के सारे ताल्लुकदार और सारे के सारे किसान बढ़े चले गए। मतलब कहने का मतलब ये कि उनके साथ लड़ते चले गए। तो ये एक सीन था, ये फाइट आपने याद रखनी है। दूसरा है यहाँ पे क्या कहते हैं, इंडियंस का रिलेशन, इंडियन सोल्जर का रिलेशन ब्रिटिशर्स के साथ। शुरुआती समय में हमें पता है कि कहीं ना कहीं अंग्रेजों का रिलेशन ब्रिटिशर्स के साथ बहुत अच्छा था, उनके साथ खेलते कूदते थे, त्यौहार मनाते, 30 त्यौहार मनाते थे। लेकिन धीरे धीरे करके ना अंग्रेजों का, उनके ब्रिटिश सोल्जर्स का इंडियन सोल्जर्स के साथ रिलेशन खराब होने लग गया। और एक कारण ये भी था कि 18 की क्रांति के अंदर सोल्जर्स उनके खिलाफ आए थे क्योंकि अवध के कुछ क्या कहते हैं, कुछ क्या मोस्टली अवध के ही किसानों को ही क्या कहते हैं उठा के बंगाल में सिपाही बनाया जाता था और अवध में 60% सोल्जर्स अवध से ही लाए जाते थे। इसलिए अवध को एक नर्सरी बोला जाता था सोल्जर्स का उस टाइम पीरियड के अंदर। और जब अवध के ही राजा को निकाल दिया गया तो सब ऑफ कोर्स आपको पता है कि वो लोग कहीं ना कहीं अंग्रेजी सिपाही जो इंडियन सोल्जर थे वो अंग्रेजों के खिलाफ हो सकते थे, लेकिन उन्हें ठोस कारण नहीं मिल पा रहा था और ठोस कारण कहीं ना कहीं इतिहास में पीछे बन रहा था। पीछे कैसे बन रहा था हम देखें, अगर 1840 के अंदर जो रिलेशन था ना वो धीरे धीरे ड्रास्टिक चेंज लाता रहा, मतलब बहुत बाहरी बदलाव आते रहे उनके बीच में। किनके बीच में? अंग्रेजी सिपाहियों के बीच में और इंडियन सिपाहियों के बीच में। क्या कर गलत चीजें आती रही? नंबर 1 गलत चीजें आई अगर हम देखें तो वो लोग गालियां दिया करते थे और फिजिकल वायलेंस किया करते थे, मतलब चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, इंडियन सिपाही जो भी हो सकते हैं उनको गालियां दिया करते। दूसरा, कहीं ना कहीं सिपाही, छोटे सिपाही और बड़े सिपाहियों के बीच में एक भेदभाव आने लग गया, मतलब रंग के खिलाफ भी आने लग गया और पोस्ट के खिलाफ भी आने लग गया। दूसरा, कहीं ना कहीं वो जो इंडियन सिपाही हुआ करते थे उनके साथ मिसबिहेव भी करते थे। मतलब कहने का मतलब ये कि पोस्टों में अगर बड़ी पोस्ट पे जाना है तो किसी ब्रिटिश ऑफिसर्स को ही रखते थे, इंडियन ऑफिसर्स को रखते ही नहीं थे। 30 त्यौहार शुरुआत में साथ में मनाते थे, बाद में साथ में मनाना छोड़ दिया। दूसरा, अगर क्या कहते हैं, सबसे बड़ा कारण जो बना था वो था कार्ट्रिज को लेके। किसको लेके? कार्ट्रिज को लेके। जब नई कार्ट्रिज आई थी सबसे बड़ा कारण सिपाहियों के लिए ये बना था। दूसरा, जब उनको छुट्टियां चाहिए होती तो छुट्टियां नहीं मिलती थी इन लोगों को, है ना। ऐसे बहुत सारे कारण जो थे धीरे धीरे करके इतिहास में पीछे बनते चले गए
और मैंने अवध का कोई एग्जाम्पल दे ही दिया आप लोगों को कि अवध के जो नेता थे उन्होंने कहीं ना कहीं, अवध के नेता ने पूरी तरीके से क्या करा, मतलब अवध के सिपाहियों ने पूरी तरीके से क्या करा कि अंग्रेजों के खिलाफ कार्टरिज वाले सीन के बाद फिर मंगल पांडे ने पूरी तरीके से विद्रोह कर दिया। विद्रोह करने के बाद ही क्या कहते हैं सारा का सारा सेटलमेंट और आगे बढ़ गया। अब अंग्रेजों ने धीरे धीरे चीजों को समझा क्या, यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज द रेबेलियन वांटेड। रेबेलियंस जो जितने भी थे, चाहे झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, चाहे तालुकदार, चाहे किसान, चाहे क्या कहते हैं राजा, और चाहे उनके वंशज, और चाहे सिपाही, ये सारे असल में चाहते क्या थे। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को समझ में नहीं आ रहा था, उनको सिर्फ और सिर्फ उनके पर्चों से, उनके स्लोगन से, उनकी विचारधारा से ही पता चल पाया कि प्रॉपर वो लोग क्या चाहते थे, क्योंकि पूरी तरीके से ना एक पूरी यूनिटी नहीं थी इनके पास। अब वो चाहते क्या थे वो मैं आपको बताता हूँ। वो आपकी बुक के अंदर एक आजमगढ़ घोषणा है 25 अगस्त 1857 का, उसमें बताने की कोशिश करा गया किस तरीके से हिंदू और मुस्लिम जो है एक साथ आने चाहिए, और जो अधर्मी लोग हैं, षड्यंत्र करने वाले लोग हैं, कॉन्स्पिरेसी रचने वाले लोग हैं, उनके खिलाफ हमें लड़ना चाहिए। तो ये क्या कहते हैं घोषणा पत्र था आजमगढ़ के अंदर, उस टाइम पे ये घोषणा पत्र बनाया गया था। लेकिन आपकी बुक में डायरेक्टली एक की पॉइंट बता रखा है, मैं उस की पॉइंट पे डायरेक्टली आपको लेके जाऊंगा कि जो ब्रिटिशर्स जो सिपाही थे या जो रिवॉल्ट करने वाले क्या कहते हैं रेबिलियंस लोग थे, वो चाहते क्या थे, वो चाहते थे विजन ऑफ यूनिटी, कि हिंदू और मुस्लिम एक हो जाए। वो चाहते थे कि हमें कहीं ना कहीं जो सिंबल है ना अंग्रेजों का सिंबल, या उनकी जो दमनकारी नीतियां हैं उसके खिलाफ जाना चाहिए या उनको खत्म करना चाहिए। दूसरा वो चाहते थे द सर्च ऑफ ऑल्टरनेटिव पावर। उन्होंने कहा कि अंग्रेजों को हमें नहीं चाहिए भाई, हमें अंग्रेजों के अलावा दूसरे और लोग चाहिए जो हमारे ऊपर इतनी तरीके से दमन ना करे, इतनी तरीके से प्रताड़ना ना करे। तो पहले हम विजन ऑफ यूनिटी समझते हैं। विजन ऑफ यूनिटी के अंदर वो चाहते थे कि ऑल द सेक्शन ऑफ द सोसाइटी जो है पूरी तरीके से इनके साथ जुड़ जाए। इसलिए इन लोगों ने हिंदू और मुस्लिम को एक साथ रहने की नसीहत दी थी, और इसीलिए इन लोगों ने क्या करा था, एक क्या कहते हैं बहादुर शाह के नाम पर क्या कहते हैं एक पूरी तरीके से अपील करी थी कि मोहम्मद और महावीर दोनों को एक साथ में लड़ना चाहिए, साथ में लड़ना चाहिए, ताकि वो अंग्रेजों के खिलाफ लड़ सके। अगर वो साथ रहेंगे तो मोहम्मद और महावीर, मोहम्मद मतलब मुस्लिम लोग, महावीर मीन्स हिंदू या जैन लोग, ये सारे लोग आपस में मिलकर लड़ेंगे तो अंग्रेज यहाँ से निकल सकते हैं। तो यूनिटी की बात हो रही थी यहाँ पे, और ये सही सिस्टम था। दूसरा फिर यहाँ पे रिबेलियंस और भी चीज चाहते थे, ऑल्टरनेट सिंबल ऑफ ऑपरेशन, और यहाँ पे द सर्च ऑफ ऑल्टरनेटिव पावर, ये चीजें भी हैं। तो ये वीडियो के अगले पार्ट में देखी जाएगी, ठीक है। तो यही है इस वीडियो के पार्ट में, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड। I hope you got subscribed this channel. So this is it in this video, and let's meet in another part.